हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट पे डिमांड पे लेकर चला आया हूँ संस्कृत का चैप्टर नंबर 3, संस्कृत का पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ अपनी टाइम और समय के साथ। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे, कहीं भी होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और ठंड के हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर रहे होंगे। ज़्यादा ठंडी रहता है तो लोग कंबल और तकिया के साथ चिपका रहता है, समझ में आया ना। तो जब ठंडा रहे तो ये नहीं कि पढ़ाई को छोड़ देना है, क्योंकि अभी ठंड जो है बढ़ चुकी है, तो पढ़ाई को हमको नहीं छोड़ना है। ठंड बढ़ चुकी है तो पढ़ाई को क्या करना है, छोड़ देना है? नहीं भाई, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। क्या करना है, कंबल के साथ कंबल में घुस जाना है और तकिया आपको पकड़ के उसी पे लिख करके पढ़ लेना है, तो उस पर कॉपी रख रख के। ठीक है, तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा आपको बता भी दिए। ठीक है, अब हम बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट कम टू दी पॉइंट की बात करते हैं। यह जो चैप्टर है आलस कथा, कौन सा चैप्टर है? आलस कथा। आपको पता होगा कि आलस कथा में सिर्फ और सिर्फ आलस के बारे में बताया गया है। आलस के बारे में बताया गया है। आलस कहने का मतलब कि कोई भी काम करने के लिए उसको बोलो, अब बोलेगा कि नहीं बाद में कर देंगे, करेंगे लेकिन बाद में कर देंगे, यानी वो टाल देता है। जैसे कि अभी हम आपको बोलेंगे कि ये वीडियो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ये चैप्टर जाके, हम ये वीडियो देखने के लिए नहीं, आप ये चैप्टर देखिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बोलूँगा तो आप बोलिएगा कि अपन वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं भाई, ये चैप्टर को आप देख लीजिए, आलस कथा चैप्टर को देख लीजिए, इससे आपका टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का। लेकिन तो आप लोग बोलिएगा बाद में देख लेंगे, संस्कृत तो है, हिंदी तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यह याद रखना है कि यह जो चैप्टर है हिंदी और संस्कृत क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि ये दोनों सब्जेक्ट को आप पकड़ लेते हैं तो आपका जो भी है स्कोर बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, मैं इसका सारांश और इसके बारे में बताने वाला हूँ। यह जो लिखा गया है यह विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विद्यापति कवि के द्वारा। और विद्यापति कौन से कवि थे? ये मैथिली कवि थे। कहाँ के थे? मैथिली कवि थे, यानी मैथिली के कवि थे। जैसे कि अभी फ़िलहाल में मैथिली ठाकुर जो है विधायक बनी है बीजेपी का, उसी के इलाके से विद्यापति जी थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलस कथा पाठ का सारांश क्या बताया गया है। ठीक है, यह है कि आलस कथा पाठ का सारांश यह है कि आलस्य की बुराई और कर्मठता के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह पाठ जो है आलस के बुराई और कर्मठता के महत्व पर प्रकाश डालती है। इसके लेखक विद्यापति हैं। आपको मैंने पहले बता दिया कि इसके लेखक जो हैं विद्यापति हैं, जो कि कौन सा कवि है? मैथिली कवि हैं। कौन सा कवि है? मैथिली कवि हैं। ठीक है, कहानी के मुख्य बिंदु के बारे में हम जानते हैं कि कहानी के मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो कहानी का मुख्य बिंदु क्या है देखते हैं। आलस्य एक अभिशाप। जैसे भगवान पहले होता था कि किसी को अभिशाप यानी श्राप दिया जाता था, वैसे ही मनुष्य यानी मानव के लिए आलस्य भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जो कि हर व्यक्ति के ऊपर एकदम सवार हो चुका है इस युग में। ठीक है, इस कथा में बताया गया है कि आलस्य व्यक्ति के जीवन में प्रगति में रुकावट बनता है और उसे सफलता प्राप्त करने से रोकता है। बात सही है। अब मान के चलिए कि हम आपको बोलेंगे कि भाई रे ठंडा हो, ठंडा तो हो लेकिन पढ़े के हो, तो आपका जो ईमानदारी है, पॉजिटिव जो है, वो बोलेगा भी कि पढ़ेंगे, ठीक है पढ़ लेंगे। लेकिन जो आलस्य है और थोड़ा सा नेगेटिविटी है, वो बोलेगा कि ये रहने दो ना, सो जाओ, अभी से 90 दिन है, 75 दिन है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो वही आलस्य सफलता के रास्ता में रुकावट डालता है। ये देखिएगा, ये आप सोचिएगा कि ये बोर्ड एग्जाम सफलता है। हाँ बाबू, तुम्हारे लिए
बोर्ड एग्जाम ही सफलता है। यदि तुम इसको सफल कर लिए तो समझो हर चीज़ को सफल करते जाओगे, क्योंकि यहाँ से आपको मेहनत करने की लत लग जाएगी, आदत बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। दिखावटी आलसी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिखावटी आलसी थे। ये पाठ से लिया गया है। एक वीरेश्वर नामक मंत्री था जो गरीबों और आलसियों को भोजन और वस्त्र देता था। यह सुनकर बहुत से धूर्त यानी चालाक लोग भी भोजन और कपड़ा पाने के लिए आलस्य का नाटक करने लगे। ठीक है, इससे वहाँ का खर्चा पानी जो था काफ़ी बढ़ गया था, तो वहाँ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए असली आलसियों को पहचान उन्होंने करने के लिए कुछ योजना बनाई। वह योजना क्या था, आगे देखते हैं। असली और नकली आलसियों को पहचान यानी भेद करने के लिए मंत्री ने एक दिन आलसियों के निवास स्थान यानी आलसशाला में आग लगा दी। आग देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए, लेकिन जो वास्तविक आलसी थे वे वहीं पड़े रहे, क्योंकि वे इतने निष्क्रिय थे कि आग लगने पर भी खुद को हिलाने डुलाने में असमर्थ थे। तो इससे मंत्री जी को यह पता लग गया कि इतने सारे लोग, लगभग 100-150 आलसी थे, 100-150 थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 ही आलसी बचे थे जो आपस में आग लगने पे ऊपर बातचीत कर रहे थे। वो बातचीत क्या कर रहे थे हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से देखेंगे, और यह पाठ में, यह सारांश में यही बताया गया है कि आलस्य जो है मानव के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। जो आलस्य पे विजय को प्राप्त कर लेता है उसकी सफलता निश्चित है। ठीक है, तो हमें अपने आप को मेहनत की आग में तपना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोगों को सफलता मिल पाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों को सारांश बता दिया और देखता हूँ आगे क्या बताया गया है। ठीक है, नैतिक शिक्षा, इसी में बताया गया है। नैतिक शिक्षा कहने का मतलब इस प्रकार केवल 4 वास्तविक आलसियों की पहचान हो पाई। यानी उसमें यदि योजना नहीं बनाया करते हम मंत्री जी, तो क्या उसका खर्चा पानी जो था वो तो उठाते ही रहते। इसलिए उन्होंने योजना बनाकर नैतिक शिक्षा के माध्यम से वे वास्तविक आलसियों को क्या कर लिए, पहचान लिए। जिन्हें बाद में बचा लिया गया, वे वास्तविक आलसियों को पहचान भी लिए और उसे बचा भी लिए। कहानी यह संदेश देती है कि व्यक्ति को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए एक सेंटेंस कहा गया है इंग्लिश में कि टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। कहने का मतलब समय ही धन है, समय ही क्या है, धन है। धन ही क्या है, समय है। जिसके पास समय है वो कहीं से भी धन कमा लेगा, जिसके पास धन है उसके पास समय भी है। ठीक है, जो बहुत सारे पैसा उसा कमा लिया वो क्या करेगा, उसके पास कोई तो टेंशन है नहीं, नाम है, इज्जत है, हर चीज़ है, तो वो अपने समय को क्या करेगा और ग्रो करने में लगाएगा ताकि और वो आगे बढ़े। ठीक है, ये मैंने आपको सारांश के बारे में बता दिया। ठीक है, तो अब आया ऑब्जेक्टिव सेक्शन। अब कौन से सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके सारांश में मैंने बताया, मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या बताया हूँ। जैसे कि देखिए आलसियों ने मतलब कि मंत्री ने जब आलसियों को भोजन और कपड़ा देने की व्यवस्था की तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग ऐसे थे जो कि झूठा आलस्य को दिखाकर आलसशाला में प्रवेश कर गए। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई और वास्तविक आलसियों को पहचान लिया। उसके बाद उन्होंने वास्तविक आलसियों को भोजन और कपड़ा देने का खर्चा लगातार उठाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यह जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, मैथिली कवि विद्यापति के द्वारा। किसके द्वारा, विद्यापति के द्वारा। ये कौन से कवि थे, बार बार पूछा जाता है,
इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये मैथिली कवि थे, मैथिली कवि थे। ठीक है, तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं, इससे आपको पूरा सारांश मिल जाएगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ठीक है, ए में ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, बी में है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम टक से आंसर मारेंगे क्या, कि आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, कि विश्व में वास्तविक आलसी जो हैं वो आखिर हैं कौन। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है, अगली क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? याद रखिएगा हमेशा, 4 लोग जो थे नहीं भागे, बाद बाकी सारा जो है क्या कर लिए, भाग गए। ठीक है, यानी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग जो थे नहीं भागे सॉरी, 4 लोग जो थे नहीं भागे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? कहने का मतलब संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता, माता होता है बच्चों का रक्षक, पिता भोजनदाता होता है, पिता जो होता है माता का भी रक्षक होता है, भाई जो होता है पिता, माता पिता जो होता है पूरा घर का, समझिए तो एक कार की हैंडल होते हैं, जैसे वे करेंगे वैसे पूरा परिवार चलेंगे। इसलिए माता को इस पाठ के आधार पे बताया गया है कि संसार में बच्चों का रक्षक जो हैं माँ होती है, माँ। कौन होती है? माँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, बनावटी आलस्य दिखाकर, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो ये विद्वान लोग थे, मूर्ख लोग थे, धूर्त लोग थे या जानकार लोग थे? तो नहीं नहीं भाई, यह जो थे धूर्त लोग यानी तुच्छ बुद्धि वाले लोग थे, जो कि मेहनत करना नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है, अगला क्वेश्चन बताया गया है, स्थितः शौर्यकर्मुलः ही डॉट 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 के न भयंती जातवः, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह युक्ति जो है आलस कथा पाठ से संकलित है, न संस्कृत साहित्य लेखिका से है, न ही व्याघ्रपतिक कथा से है, और न ही पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से है। ठीक है, और हाँ, आप यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आगे वीडियो जो मैं डाल चुका हूँ चैप्टर 1 और 2 वो भी जाकर देख लीजिए, वो भी उसमें मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केश पकड़ के, बाँह पकड़ के। तो ये जो है केश पकड़ के आलसियों को बाहर किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मैं ये देखता हूँ, नीतिकार, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो हैं आलस्य को क्या मानते हैं? वो एक दुश्मन मानते हैं। क्या मानते हैं? दुश्मन। कहने का मतलब शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? वे दयालु था। कैसा था? दयालु था, दानशील था, दानशील था। क्या था? दानशील था। तो वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वे दयालु, दानशील, करुणामयी, ये सब वे मंत्री थे। मतलब कि सबके प्रति वो सम्मान आदर का भाव रखते थे। ठीक है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी बची? वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितना था? 4 था। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 था। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु है तो वो है आलस्य। क्या है? आलस्य है। क्या है? आलस्य। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य से है। पतिरेव गति डॉट 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 बालना जननी गति, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कहने का मतलब आलस्य, बुद्धिनानम, श्वेनानम, युवकानानम। ठीक है, तो ये जो है श्रीनाम होगा। क्या होगा? श्रीनाम होगा। क्या होगा? श्रीनाम होगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं कि कोपी तथा धर्मिको नास्ति कटवर्षमान प्राप्नोति, किसने कहा? पहली आलसी ने, दूसरी आलसी ने, तीसरी आलसी ने, चौथी आलसी ने। तो ये जो आंसर होगा तीसरी आलसी ने कहा था। तीसरी आलसी ने कहा था।
क्या कहा था कि कोई धार्मिक लोग नहीं है जो हम लोगों को निकाल दे आग लगने के बाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यह बताया गया है कि आलसशाला में आग किसने लगाई। तो आलसशाला में आग जो थे मंत्री वीरेश्वर ने लगाई, यानी आलसशाला के कर्मचारियों ने। आलसशाला के कर्मचारी कौन थे? तो मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे? मंत्री वीरेश्वर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आलस कथ्या पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी युक्ति है? कहने का मतलब अहो कथम कोलाहल कहने का मतलब अहो यह जो कोलाहल है किस चीज़ का हल्ला है? तो यह जो है पहली आलसी का युक्ति था। यह जो युक्ति है पहली आलसी का युक्ति है। किस चीज़ का है? पहली आलसी का युक्ति है। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन देखेंगे कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो ये मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे। कौन थे? मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति थे। आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे तब। रात में लगाए गए? नहीं, दिन में ना। जब सब भोजन कर रहे थे तो इसी वक्त ना। तो जब सब सो रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे, तब आलसशाला में आग लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह है, क्या है ये मैं देखता हूँ। अगला क्वेश्चन, आलसशाला पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह जो है पुरुष परीक्षा नामक एक ग्रंथ है। कौन सा? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा, यही ग्रंथ से आलस कथा पाठ को लिया गया है। ठीक है, आलस कथा कैसी पाठ है? यह जो है व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है ये मैं देखता हूँ। तर्क्यते, क्या अगला प्रश्न है? तर्क्यते गृह अग्निलोषिता किस आलसी की युक्ति है? यानी द्वितीय आलसी की युक्ति है। ठीक है, यह जो युक्ति यानी यह जो सेंटेंस है किसका है? द्वितीय आलसी की युक्ति है। ठीक है, मिथिला के, अगला क्वेश्चन यह है कि मिथिला के वीरेश्वर मंत्री कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? यानी ये जो थे वीरेश्वर क्या थे? मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 21 क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 यह बताया जा रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान यानी भाग गए। पलायमान कहने का मतलब भाग गए। तो ये जो थे धूर्त लोग, जो कि नकली आलसी को दिखावट करके क्या कर रहे थे? वे भोजन और कपड़ा मंत्री के द्वारा प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? देखो वही क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा। ठीक है, तो ये जो मंत्री थे ये वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। मंत्री वीरेश्वर थे मिथिला में। ठीक है, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। कौन से कवि हैं? मैथिली कवि है। कौन से कवि हैं? मैथिली कवि है। कौन से कवि हैं? मैथिली कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? धूर्त कृतमस्य दायित्व भोजन प्रवंतु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? यानी किम होगा। डॉट में क्या होगा? किम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नियोगी पुरुष आलस्यस्य वहिमं दर्पयित्वा निरूपायमासु रेखांकी पद का कौन प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। यानी कुत्र होगा। क्या होगा? कुत्र होगा। क्या होगा? कुत्र होगा। अय वाचाल कति वाचनानी उक्त सकृत किस आलसी की युक्ति है? तो यह जो है चतुर्थ आलसी की युक्ति है। कौन सी है? चतुर्थ, यानी चतुर्थ आलसी की युक्ति है। कौन सी है? चतुर्थ आलसी की युक्ति है। ठीक है, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? अगला क्वेश्चन में यह बताया गया कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? तो यह मिथिला के थे। कहाँ के? मिथिला के थे। कहाँ के थे? मिथिला के मंत्री थे। ये कहाँ के मंत्री थे? यह मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, बलाना गति क्या है? बलाना गति रिक्त स्थानों में, कौन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए? बलाना यानी जननी होगा। क्या होगा? जननी होगा। ठीक है, ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो 4 लोग थे। आलसशाला में कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वीरेश्वर वीरेश्वर करुणिक मंत्री आशित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पत्र कौन से स्थान पर पद होगा? तो यह की ट्रिसह ये होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बताया गया है? अरे वाचालह कितना बोलते हो? अरे वाचाल कितना बोलते हो? यह किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ पुरुष। यानी देखो, यह जो है तीनों आलसी जब आग लगने लगा तो उन्होंने बोलने लगा, तो ये चतुर्थ आलसी बोला कि यार तुम लोग कितना हल्ला करते हो, चुप हो। तो इसने कौन बोला? चतुर्थ आलसी ने बोला। ठीक है। ये जो है, मैं आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव को पूरा करा दिया। ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको इसमें सारांश और ऑब्जेक्टिव बता दिया। ठीक। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पास पहुँचे, और प्रेस करके घंटी को भी दबा लीजिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों में तो शेयर कीजिएगा ही। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।